नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नरनष्ट समीकरण। नरनष्ट समीकरण समीकरण विद्युत रसायन का एक भाग है। इसमें सेल का विभव ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि नरनष्ट समीकरण होता क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो पहली बात तो दोस्तों, हमारे पास में सेल के विभव निकालने का या सेल के ईएमएफ निकालने का एक सूत्र होता है। जो सूत्र है ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। दोस्तों ये सूत्र है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इस सूत्र की सहायता से सेल का विभव ज्ञात किया जाता है, लेकिन यह सूत्र केवल मानक परिस्थितियों में ही विभव ज्ञात किया जा सकता है। मानक परिस्थिति, किसी भी सेल का विभव ज्ञात करने के लिए कुछ कंडीशन होती है जो निश्चित करना होता है। कंडीशन है, पहली बात टेम्परेचर, तापमान को 298 केल्विन रखना पड़ता है, अर्थात 25 अंश सेंटीग्रेड तापमान रखना पड़ता है। दाब जो है 1 एटीएम रखना पड़ता है, 1 एटीएम दाब रखना पड़ता है। साथ में इसकी जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन, सांद्रता जो है इसका 1 मोल सांद्रता रखना होता है। तो दोस्तों सांद्रता इसका ताप और इसका दाब, ये तीनों एक मानक परिस्थिति में रखना पड़ता है और रखने के बाद में सेल का विभव ज्ञात करना होता है। यदि इस प्रकार से मानक परिस्थिति में किसी सेल का विभव ज्ञात किया गया है तो उसे हम कहते हैं मानक विभव। अब मानक विभव भी दो प्रकार के होते हैं, एक अपचयन विभव भी हो सकता है और दूसरा आक्सीकरण विभव भी हो सकता है। लेकिन मानक अपचयन विभव को एक मानक लेकर ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मानक अपचयन विभव का मापन जो है ई नॉट सेल इक्वल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड की सहायता से किया जा सकता है। तो ये दोस्तों ये सेल के विभव ज्ञात करने का ये सूत्र है। लेकिन अब हम तो पढ़ने जा रहे हैं नरनष्ट समीकरण। तो नरनष्ट समीकरण का उपयोग कहाँ होगा? तो जब ये मानक परिस्थिति है, इस मानक परिस्थिति में जब कोई बदलाव, मान के चलो कि उसके ताप में कोई परिवर्तन हो जाए या उसके दाब में कोई परिवर्तन हो जाए या सांद्रण में कोई परिवर्तन हो जाए, तब जो है हम नरनष्ट समीकरण का उपयोग करते हैं। यदि हम किसी सेल का विभव ज्ञात करना चाहेंगे तो हम ताप को भी मेंटेन करके रख सकते हैं, दाब को भी मेंटेन करके रख सकते हैं, लेकिन सांद्रता एक ऐसी चीज होती है जो सेल के कार्य करने के साथ में परिवर्तित होते रहती है। तो सांद्रता को स्थिर रखना थोड़ा कठिन कार्य होता है। तो जब सांद्रता किसी भी विद्युत अपघट्य की सांद्रता जब बदल जाती है, सांद्रता में परिवर्तन हो जाते हैं, इस परिस्थिति में हम नरनष्ट समीकरण का उपयोग करके किसी भी सेल का विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि सेल का विभव ज्ञात करने के लिए समीकरण किस तरह से दिया गया। दोस्तों नरनष्ट समीकरण है, नरनष्ट समीकरण वैज्ञानिक का ही नाम है, इसको नष्ट समीकरण भी कहा जाता है। यदि इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इसको नष्ट कहा जाता है, लेकिन हमारे हिंदी मीडियम में इसका नरनष्ट समीकरण के नाम दिया जाता है। चलिए दोस्तों, तो नरनष्ट ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि हमारे पास में कोई यदि सेल है, इस सेल का मानक परिस्थिति में अगर कोई परिवर्तन हो जाता है, चाहे ताप में परिवर्तन हो, सांद्रता में परिवर्तन हो या दाब में परिवर्तन हो, तो हमें उसे किस तरह से निकाला जा सकता है। चलिए हम यहाँ पे कोई एक समीकरण लिख देते हैं। माना कोई अभिक्रिया है, जिसमें कोई धातु है, मेटल धातु है और ये N प्लस वाली है, ये N इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और N इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद में उत्पाद में बदलती है। ये मेटल धातु सॉलिड स्टेट में बदल जाती है। ये एक सामान्य अभिक्रिया है, यहाँ पे अपचयन हो रही है, अपचयन हो रही है। यदि दोस्तों आपको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में जानना है, सेल के बारे में जानना है, तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, एक वीडियो है, वहां जाके आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब नर्मस्ट समीकरण की सहायता से सेल कैसे निकाला जा सकता है। तो नर्मस्ट समीकरण ने क्या कहा कि हमको किसी भी सेल का विभव मापना है जो अमानक परिस्थिति में हो, यानी मानक परिस्थिति में कुछ भिन्नता हो जाए, तो उसको हम लिखेंगे ई सेल बराबर। तो ये जो सेल का विभव प्राप्त होगा, ये पुराना जो सेल है जो मानक परिस्थिति में मापा गया है उसके विभव से कम विभव प्राप्त होगा। अर्थात हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ई नॉट सेल। ई नॉट सेल, इस ई नॉट सेल से हमको कुछ घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा? तो सार्वत्रिक गैस स्थिरांक R होता है, तापमान T होता है, बटे N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और F फैराडे होता है। इसको अपने को घटाना होगा। साथ में इसमें एक चीज और गुना ऐड करना होगा, वो होगा लॉग ऑफ नेचुरल, प्राकृतिक लाभ, लॉग, और ऊपर में आ जाएगा उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता। इस तरह से हम इसका उपयोग करेंगे। इसके ऊपर कोफिशिएंट लग जाता है या गुणांक लग जाता है, यहां लिख देता हूं गुणांक, और ये गुणांक लग जाता है। दोस्तों अब ये गुणांक क्या लगता है उसको हम देखते हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ जो लगाया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे स्टोइकोमेट्री गुणांक, उसकी यहाँ पे घात लगाई जाती है। चलो दोस्तों, इसको अगर हम सरल करें तो और क्या लिख सकते हैं, इसको ई सेल बराबर ई नॉट सेल। आप इलेक्ट्रोड का विभव निकालना चाहे तो इलेक्ट्रोड का भी निकाल सकते हैं, सेल का विभव निकालना चाहे तो सेल का भी निकाल सकते हैं। सिर्फ परिवर्तन यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो उस इलेक्ट्रोड का यहाँ पे अवस्था आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर माइनस में लिख दीजिए आर और टी। हम क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, आर का भी मान, टी का भी मान, एन का मान और एफ का मान और इनका भी मान रख सकते हैं। चलिए एक स्टेप में हम ऐसे लिख देते हैं आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ नेचुरल उत्पाद की सांद्रता। दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसी अभिक्रिया को ले ले यहाँ पे तो उत्पाद की सांद्रता है, इसको हम उत्पाद की सांद्रता को हम ले लेंगे यहाँ पे कैपिटल एम। इसके ऊपर एक्स की घात लगा दीजिए फिलहाल में, या इसके ऊपर नहीं लगाएंगे तो चलेगा क्योंकि ये यम के सामने कुछ नहीं है, मतलब एक है, अर्थात यहाँ पे एक की घात है। इसके बटे में आ जाएगा अभिकारक की सांद्रता, मतलब अभिकारक है, यहाँ पे लिखा रहेगा ए क्यू, यहाँ पे लिखा रहेगा ए क्यू, तो हम इसकी सांद्रता लेंगे तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं यम, यहाँ ए क्यू रहेगा और इसके ऊपर एन प्लस की घात, एन प्लस की घात, और इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पदार्थ की अवस्था भी लिख सकते हैं, ऐसा सॉलिड लिख सकते हैं। इसके बाद में फिर हम हल करते हैं ई नॉट सेल माइनस आर का मान रख देंगे तो आर एक सार्वत्रिक है, गैस स्थिरांक है, और सार्वत्रिक गैस स्थिरांक का मान होता है 8.314 इंटू, यदि टेम्परेचर में कोई परिवर्तन हो तो वाला टेम्परेचर लिख सकते हैं, और नहीं तो हम यहाँ पे केवल सांद्रता में परिवर्तन के लिए निकाल रहे हैं तो टेम्परेचर को 298 केल्विन रख दीजिए, अपॉन एन का मान यह ही रखना पड़ेगा, वो तो किसी अभिक्रिया पर निर्भर करेगा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो फिलहाल में एन का मान एन रख दीजिए, गुणित एफ का मान, एफ मींस फैराडे है, और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम के बराबर एक फैराडे होता है लगभग, अप्रॉक्स वहां वैल्यू रख दिए। उसके बाद में आता है लॉग ऑफ नेचुरल, यम, यम के यम सॉलिड है अपॉन यम एक्वाटिक है एन प्लस, इस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉग ऑफ नेचुरल की जो वैल्यू होती है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चेंज कर देंगे। चलो सबसे पहले इधर लिख लेते हैं ई नॉट सेल माइनस 8.314 इंटू 298 अपॉन एन इंटू 96,500। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देने वाली है, लॉग ऑफ नेचुरल है, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक लाभ।
और ये प्राकृतिक लॉग है, लॉग ऑफ नेचुरल जो होता है, प्राकृतिक लॉग होता है 2.303 लॉग बेस 10, जिसको हम सामान्य लॉग बोलते हैं, और ये प्राकृतिक लॉग है। ये प्राकृतिक लॉग 2.303 लॉग बेस 10 के बराबर होता है। तो यदि इसकी वैल्यू को हम यहाँ रख दे तो यहाँ पे फिर हम गुना कर देंगे 2.303, इस तरह का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बन जाएगा सामान्य लॉग, यहाँ लिख देंगे लॉग बेस 10 वाला, और इसके ऊपर लगा देंगे प्रोडक्ट एम एस अपॉन रिएक्टेंट एम एक क्यूब एन प्लस, इस तरह से लगा देंगे। प्रॉब्लम हो रही है, देखिए थोड़ा मैं स्पष्ट कर देता हूँ, एम एन प्लस ए क्यू हो तो उसको इस तरह से। अब जब हम पूरे के पूरे को हम सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। आप इसको हल करके देख सकते हैं, चाहे तो आप मैन्युअली या कैलकुलेटर से इसको यूज करके देख सकते हैं। इसका आंसर निकलेगा 0.0591, और ये आ जाएगा लॉग, और ऊपर रहेगा सांद्रता एम यस की अपॉन नीचे एम एन प्लस एक्वाटिक, इसकी सांद्रता रहेगी। अब यदि इसको इस सेल के लिए लागू करें या कोई अभिक्रिया इस पर अगर लागू करें तो यहाँ पे है सॉलिड लिखा, सॉलिड की सांद्रता नहीं होती या ठोस की सांद्रता नहीं होती, तो इसके जगह पे आप एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर सरलतम रूप में लिखना है, हमको सूत्र के रूप में लिखना है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ बाजू में, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। इसको अगर हम लिखेंगे तो एक ऐसा फार्मूला बनाएंगे जो किसी भी सेल पर अप्लाई हो जाए। इसको हम लिखेंगे ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये है प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P, इसके ऊपर हम लगा देंगे कोफिशिएंट x की घात बटे, नीचे लिख देंगे r, r के ऊपर y की घात। ये x और y क्या है, तो x और y कोई भी अभिक्रिया लिखेंगे तो उसमें समीकरण को संतुलित करने के लिए जो लगाया गया होता है वो x और y होता है। कोई भी कुल अभिक्रिया देखते हैं किसी सेल की, तो उसमें जो भी कोफिशिएंट होगा, जो भी गुणांक होगा, तो वो गुणांक को लगाया जाता है। और इस तरह से ये जो सेल है, जो सेल का विभव ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्राप्त हुआ है, इसी को हम नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। दोस्तों नर्नस्ट समीकरण यही है, हम इसको हम सरल करते करते इस रूप में लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको रासायनिक अभिक्रिया एनोड की कैसे बनाते हैं, कैथोड की कैसे बनाते हैं, कुल अभिक्रिया कैसे बनाते हैं, सेल से सेल को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, यदि आपको जानना है तो एक वीडियो और है, उसमें मैं बता दिया हूं, आप उस पर जाके देखकर लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।